साथियों नमस्कार। हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर लेकर मनोविज्ञान के कुछ बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखें, और यदि देख लिए हैं तो आशा करता हूँ कि आपके वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और पूरा कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा। एक बात और, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसी सारी जानकारी, अच्छी जानकारी आपके पास में पहुँचती रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है। साथियों देखिए, मनोलैंगिक विकास है, ये भी एक जो विकास है उसका ही प्रकार है। तो जो फ्रायड विद्वान है उन्होंने कितनी अवस्थाओं का उल्लेख करा है, तो साथियों इसका उत्तर है 5 अवस्थाएं। 5 अवस्थाएं कौन कौन सी है? एक होती है मुखीय, एक गुदीय, एक लैंगिक, एक अदृश्य अवस्था और एक जनन इंद्रिय अवस्था। साथियों क्या अवस्थाएं हैं ये बाद में आपको, जब पूरा आप साइकोलॉजी की क्लास मेरी लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। साथियों चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। मन की 3 अवस्थाएं सर्वप्रथम किसने बताई? देखिए साथियों, मनोविज्ञान में हमेशा यही चलता है कि हर विचारक ने, हर विद्वान ने अपने अपने हिसाब से कभी मन की, कभी व्यवहार की, कभी बहुत सारी चीज़ों की विभिन्न व्याख्याएं करी हैं। तो यहाँ पर प्रश्न चल रहा है कि मन की 3 अवस्थाएं सर्वप्रथम किसने बताई? तो इसका उत्तर है साथियों फ्रायड। फ्रायड ने मन की 3 अवस्थाएं बताई थी, एक तच्चेतन, एक अचेतन और एक अर्धचेतन। ये मन की 3 अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं। साथियों तीसरे प्रश्न की ओर यदि हम चलें तो वो है, किस ग्रंथि के अधिक स्राव से बेचैनी, तनाव और उत्तेजना का अनुभव होता है? तो साथियों देखिए, कौन सी हमारी ग्लैंड है, कौन से हार्मोन्स उस ग्लैंड से निकलते हैं जिससे कि हमें चिंता होती है, एंजाइटी होती है, टेंशन हमको होती है और एक्साइटमेंट होता है। तो देखिए हिंदी में यदि इनका नाम आपके समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में मैं आपको बता दूं। स्नायु मंडल का मतलब नर्वस सिस्टम होता है, यौन ग्रंथि है, और पोष ग्रंथि जिसको हम पिट्यूटराइन ग्लैंड बोलते हैं, और गल ग्रंथि जिसको कि हम थायराइड बोलते हैं। तो साथियों इसका उत्तर है थायराइड। थायराइड ग्रंथि के कम स्राव यदि होता है, यदि उससे हार्मोन कम निकलते हैं तो उस वजह से थकावट होती है और हमारे अंदर खिन्नता आती है और मानसिक दुर्बलता होती है। और यदि अधिक स्राव होता है तो चिंता, बेचैनी और तनाव और एक्साइटमेंट हमारे साथ में होता है। साथियों चौथे सवाल की यदि हम बात करें तो व्यक्ति का जो संवेगात्मक व्यवहार है, इमोशनल जो उसका बिहेवियर है, वो किस ग्रंथि से नियंत्रित होता है, यानी कि उस पर कंट्रोल कौन करता है? देखिए उपवृक्क ग्रंथि, इसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि यानी कि वही पिट्यूटराइन ग्लैंड है, गल ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्रंथि, और चौथा है पोष ग्रंथि। तो साथियों इसका उत्तर है उपवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्लैंड। साथियों मैं आपको बता दूं, ये हमारे लीवर के जस्ट ऊपर की तरफ होता है और इससे हमारा जो है कई सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं, जिसका इसका मुख्य काम होता है कि जिस समय पे हम तनाव में होते हैं, टेंशन में होते हैं, उस समय पर ही हमारे हार्मोन स्रावित करता है। तो देखिए साथियों, इसके कम स्राव यदि होता है, यानी कम हार्मोन निकलते हैं इसमें से, तो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, उदास रहता है। जबकि ज़्यादा स्राव होता है तो व्यक्ति क्रियाशील होता है और उत्तेजित होता है, यानी एक्साइटमेंट उसके अंदर होता है, सशक्त यानी कि मजबूत होता है। 5वें सवाल की यदि हम बात करें तो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? देखिए साथियों, विकास के कई सारे सिद्धांत हैं, जैसे अभी एक मनोलैंगिक हमने पढ़ा, अब एक उसी प्रकार का मनोसामाजिक सिद्धांत है। तो इसका प्रतिपादन किसने किया? एरिक्सन, फ्रायड, वाटसन या रूसो? तो साथियों इसका उत्तर है एरिक्सन। एरिक्सन जो थे एक न्यू फ्रायडवादी थे, नव्य फ्रायडवादी थे। इन्होंने अपनी कृति यानी एक किताब लिखी थी, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1963। साथियों किताब को याद रख लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल होते हैं हमारे सामने जिनको कि हम नहीं कर पाते हैं और इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर नहीं करना है। तो एरिक्सन ने एक किताब लिखी थी, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1963। इसमें इन्होंने लिखा कि मनुष्य केवल जैविक और मानसिक प्राणी ही नहीं है, बल्कि वो एक सामाजिक प्राणी भी है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि किसने कहा कि व्यक्ति सिर्फ एक जैविक और मानसिक प्राणी नहीं बल्कि सामाजिक प्राणी भी है? तो इसका उत्तर भी एरिक्सन होगा। प्रश्न कैसे भी घुमा करके आ सकता है साथियों। 6ठा सवाल देखें, एरिक्सन ने अपने व्यक्तिगत विकास सिद्धांत में मनोविकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? अब देखिए, अभी एरिक्सन ने जो सिद्धांत दिया उसमें विकास की कितनी अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं? तो साथियों उसका उत्तर है 8 अवस्थाएं। 8 अवस्थाएं कौन कौन सी है डिटेल में तो मैं आपको जब वीडियो देखेंगे बाद वाला मेरा साइकोलॉजी वाला तब बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट में आपके अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं। 8 अवस्थाएं विकास की हैं। एक है 0 से 2 वर्ष, दूसरा 3 से 4 वर्ष, तीसरा 5 से 6, 7 से 12, 13 से 18, 19 से 35, 36 से 55 और 55 साल से ऊपर के व्यक्ति।
सातवां सवाल देखिए साथियों, जन्म से आधा घंटा तक की आयु का बालक क्या कहलाता है? चाहे बालक हो या बालिका हो, यानी जन्म के जो उसके शुरुआत के आधा घंटा होता है उसमें उस बच्चे को क्या कहते हैं? क्या हम शिशु कहते हैं, क्या परचूनेट कहते हैं, क्या इन्फेंट कहते हैं, या फिर नवजात कहते हैं? तो साथियों देखिए इसका उदाहरण है, इसका उत्तर है परचूनेट। परचूनेट होता है जो जन्म से आधे घंटे की समय तक के बच्चे को कहते हैं। और देखिए उसका जो परचूनेट पीरियड होता है, परचूनेट पीरियड जो उसको हम बोलते हैं अंशकालीन, इस अवधि में बच्चे के गर्भनाल को काटकर बच्चे को माँ से अलग किया जाता है। यानी वो नली या वो नाल जिससे बच्चे के अंदर माँ के जो भोजन है वो जाता रहता है, उसको नली को जब काटते हैं तो उस अवधि को, काटने की अवधि को हम क्या कहते हैं? परचूनेट पीरियड कहते हैं। और जन्म से आधे घंटे तक का जो आयु का बालक होता है वो या बालिका हो, उसको हम परचूनेट कहते हैं। साइंस वाले साथी मेरे अच्छे से इस चीज़ को जानते होंगे। चलिए आठवां सवाल देखिए, जन्म के समय नवजात शिशु का औसत वजन कितना होता है? अक्सर अब देखिए वैसे यदि होता किलोग्राम में तो हम बता देते, यहाँ पे दिया गया है पौंड में, तो पौंड के हिसाब से यदि हम देखें तो औसत जो वजन होता है 7 से 8 पौंड करीब होता है। यानी कि लगभग 1 पौंड में लगभग 400 ग्राम होता है। तो आप मान लीजिए लगभग 2.25 से 3.25 के किलो एवरेज वजन होता है। इसके अलावा जो इसकी अतिरिक्त जानकारी है वो ये है कि उसका जो सिर होता है बच्चे का, उसकी संपूर्ण लंबाई का 1/4 होता है। और वयस्क होने पर, यानी जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तो उसका जो सिर है उसकी लंबाई का 1/7वां हिस्सा हो जाता है। साथियों 9वां सवाल देखिए, शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है जिसे तबुला रासा कहते हैं, ये किसने कहा? साथियों परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान से पढ़ना। तो देखिए किसने कहा? जॉन लॉक, वाटसन, रूसो या हल? तो साथियों इसका उत्तर है जॉन लॉक। जॉन लॉक जी ने कहा था कि शिशु का जो मस्तिष्क होता है वो कोरी स्लेट होता है जिसे तबुला रासा कहा जाता है। भाई तबुला रासा क्या है, ये मैं आपको जिस समय पर साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा सारी चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पर वीडियो को ज़्यादा लंबा करना मेरा उद्देश्य कतई भी नहीं है। तो साथियों 10वां सवाल देखते हैं, जीवन का निर्माणकारी काल किसे कहते हैं? जैसे कि हम कहते हैं कि बच्चे को जैसे आप ढालोगे, जैसे संस्कार दोगे, जैसी चीज़ें सिखाओगे वो वैसा ही बन जाएगा। तो ऐसा जीवन का निर्माणकारी काल कौन सा होता है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, बचपन अवस्था या फिर किशोर अवस्था? तो साथियों इसका उत्तर है उत्तर बाल्य अवस्था। यानी बाल्य अवस्था का जो अंतिम पड़ाव उसका होता है वो उसका जीवन का निर्माणकारी काल होता है। अपने घर में भी बच्चे हैं, हम देखते हैं उनको, हम जिस समय पे बच्चे वो होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, हम उनको जो सिखाते हैं, जैसा करते हैं, वो वही बनते चले जाते हैं। तो साथियों जो ये बाल्यावस्था की और जो ये किशोर अवस्था, इनके जो पीरियड है, अवधि है, वो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। पूर्व बाल्यावस्था होती है 3 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था होती है 7 से 12 वर्ष तक, बचपन अवस्था होती है 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, और जो किशोर अवस्था है वो 13 से 18 वर्ष तक की आयु होती है। साथियों एक सवाल देखिए, इस मेरे पहले वाले वीडियो में भी था, इनमें से कौन सा आहार संबंधी मनोविकार नहीं है? यानी कि खाने पीने संबंधी मनोविकार कौन सा नहीं है? बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बिंगी आहार या लिबिडो? तो साथियों मैंने पुराने वीडियो में आपको बता दिया, इसका उत्तर लिबिडो है, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बिंगी आहार नहीं पता है, इसकी जानकारी नहीं है, तो आप मेरे इनसे पहले वाले जो 2 वीडियो हैं वो आप देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा। रही बात लिबिडो की, तो साथियों लिबिडो जो है वो एक काम शक्ति होती है, यानी व्यक्ति को शारीरिक सुख जिस काम को करने से मिलता है उसको लिबिडो बोलते हैं। बाकी ये जो तीनों हैं ऊपर वाले, ये तीनों खाने पीने से संबंधित मेंटल डिसऑर्डर हैं। साथियों 12वां सवाल देखिए, जन्म के प्रथम माह तक शिशु की धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है? तो इसका फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका उत्तर है 140, और जब वयस्क हो जाता है तो वो 72 हो जाती है। साथियों ऐसा सवाल आ जाता है कि किशोर अवस्था में धड़कन कितनी होती है? तो इसमें घबराना नहीं है, कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, वो भी 72 ही, 72 ही होती है। साथियों 13वां सवाल देखिए, क्रियात्मक विकास किस दिशा में होता है? यानी जो शिशु का जो शरीर होता है वो किस दिशा में बढ़ता है? तो पहले पैर, हाथ, धड़, सिर, या धड़, हाथ, पैर, सिर कैसे बढ़ता है? तो मैं आपको बता दूं साथियों, जो विकास होता है वो ऊपर से नीचे की ओर जाता है। यानी सबसे पहले उसका सर बड़ा होता है, उसके बाद में उसका धड़ बड़ा होता है, फिर हाथ बड़े होते हैं, और फिर उसके बाद में उसका पैर बड़ा होता है। 14वां सवाल देखिए, इसमें से कौन सा क्रियात्मक योग्यता का प्रकार है? साथियों देखिए क्रियात्मक जो योग्यता होती है, यानी कि मोटर स्किल जो होती है बच्चे की, वो
उनके प्रकार कौन से दो हैं, स्थूल या सूक्ष्म? तो इसका उत्तर साथियों दोनों है, स्थूल भी होता है और सूक्ष्म भी होता है। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, स्थूल क्रियात्मक होता है ऐसे कार्य जो शरीर के संपूर्ण अंग काम आते हो या जिनमें बड़ी मांसपेशियां काम आती है, जैसे जांग, हाथ, पैर, धड़, घुटने, यानी चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, ये सारी चीजें स्थूल होती हैं। और सूक्ष्म जो होती है यानी कि माइक्रो क्रियात्मक जो होती है, उनमें छोटी मांसपेशियां काम आती है, जैसे आंख, कलाई, अंगुलियां, आंखों की पुतलियां। साथियों अंतिम सवाल हम देखते हैं आज का, इनमें से कौन सी स्थूल गतिविधि है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, जिसमें पूरे शरीर की बड़ी मांसपेशियां काम आती है? तो साथियों वस्त्र पहनना, लिखना, नहाना, गेंद पकड़ना। तो हम इसमें बॉल को पकड़ने के लिए लेंगे, क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति बॉल को पकड़ेगा तो उसकी कलाई भी काम आएगी, हाथ भी आएगा, घुटना भी आएगा, आंखें भी, सारी चीजें उसकी काम आएंगी। तो साथियों आशा करता हूं ये जानकारी आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगी, आपके समझ में आई होगी। और हाँ, जो मेरे साथियों ने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं, इनसे पहले के लिए भी देखें, और इसके बाद में मेरा अगला वीडियो जो इसी तरीके की और जो अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेकर मैं आने वाला हूं। और साथियों बहुत जल्द आपके लिए बुक्स का और जो परिभाषाओं का एक अलग से वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। तो इसलिए तब तक पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।